Hello, good afternoon all of you. Today we will discuss about the preparations of alcohols in industrial method. इंडस्ट्रियल मेथड में हम कैसे इंडस्ट्री में हम कैसे बनाएंगे अल्कोहल्स को, इसके बारे में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये कई बार पूछा भी जाता है और बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, जैसा कि मैंने लिखा फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन करके। फर्मेंटेशन एक वर्ड आया, तो ये फर्मेंटेशन होता है क्या? सबसे पहले बात ये तो जान लें। द स्लो डिकम्पोजिशंस ऑफ large molecules of some organic compounds into simpler one by enzyme catalyst. Okay, enzyme catalyst के परजेस में मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बड़े से मॉलिक्यूल्स को छोटे से मॉलिक्यूल्स को में कन्वर्ट करना ही आपका फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, फर्मेंटेशंस के लिए जो आपके पास एक वर्ड आया इंजाइम क्या होता है, अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो और थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाएगा। इसलिए आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा आज हमें लिखना नहीं होगा, आपको केयरफुली समझना होगा। ठीक है, यानी फर्मेंटेशन करके, किसका फर्मेंटेशन करके? कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन करके कर सकते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको सिंपलर मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ही आपका क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। लेकिन कैटालिटिक एंजाइम यानी एंजाइम एज अ कैटलिस्ट वहां पे वर्क करता है, एंजाइम के परचेस में होता है, विदाउट एंजाइम ये चीज नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड आया एंजाइम क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। एंजाइम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है? एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। ठीक है, इसको जो है पास्चर एक साइंटिस्ट थे जो इनको एक लिविंग सब्सटेंस मानते हैं। लिविंग सब्सटेंस मानना, लिविंग स्पीसीज मानना, उस साइंटिस्ट का नाम है पास्चर। एक साइंटिस्ट थे, ये STUER, पास्चर एक साइंटिस्ट थे। ये मानते हैं कि जो एंजाइम है हमारा आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंजाइम क्या है? हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा कौन मानता है? पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा माना। लेकिन पास्चर के अलावा एक साइंटिस्ट थे बुचनर, जिसका नाम था, इस तरह से उसकी स्पेलिंग लिखते BUCHNER, बुचनर जिनका नाम था। ये मानते हैं कि ये एक नॉन लिविंग स्पीसीज है। ठीक है, कैसा कंपाउंड है? नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सब्सटेंस है। पास्चर इनको क्या मानते हैं कि एंजाइम एक लिविंग स्पीसीज है, जबकि आपके जो बुचनर है ये क्या मानते हैं कि जो एंजाइम है वो क्या है? आपका नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग। तो कई बार ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, या शॉर्ट में अगर आए तो आप बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है, वहां से आप इसका आंसर दे सकते। ठीक है, जब इतनी सी बात हम समझ लेते, अब आइए हम समझ लें एंजाइम एक कैटलिस्ट का काम करता है। और कैटलिस्ट का क्या काम होता है ये चीज़ आप लोग जानते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करना होता है। कहीं कहीं हमारे पास कुछ ऐसा एंजाइम भी होता है रेट ऑफ रिएक्शंस को डिक्रीज भी करता है, रिएक्शंस के रेट को। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाना एंजाइम के वजह से, ऐसा एंजाइम कैटलिस्ट का वर्क कर रहा, और एंजाइम और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है जब उसके ऊपर एक कोएंजाइम्स आ जाता है, कोई एक कोफैक्टर आ जाता है, एक दूसरा ग्रुप उसके साथ में जुड़ा होता है, तो उस समय और वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, जिसको कोएंजाइम के नाम से जानते हैं। तो हम बोल सकते हैं द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम। एक कोएंजाइम के प्रेजेंस में इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इतनी सी बात हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, जो हम लोग ये फर्मेंटेशंस पढ़ रहे हैं, ये फर्मेंटेशंस अल्कोहल्स का या कार्बोहाइड्रेट्स का जो भी पढ़े, ये हमारे पास बहुत ही ओल्डेस्ट प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग प्रिपरेशंस करते हैं। और प्रिपरेशंस यहाँ पे एथेनॉल का प्रिपरेशन, खास तौर से एथिल अल्कोहल का प्रिपरेशंस करने के लिए बहुत ही ओल्ड प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हमें समझना होगा। आज के दिन फर्मेंटेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली used method for the preparations of alcohol in industry। आज के दिनों में हमारे पास या आजकल इंडस्ट्री में एथिल अल्कोहल बनाने का ये बहुत ही वाइडली प्रोसेस है, यानी बहुत विस्तृत प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के तहत हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे किससे किससे? कार्बोहाइड्रेट्स इसके लिए चाहिए, और वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे किससे मिल सकता है? आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आपके मोलेसिस का मतलब
मोलेसेस, मोलेसेस, ग्रेप्स, वीट्स, ETC। ओके, यहाँ से आपके कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं। मोलेसिस क्या होता है? इसको बोलते हैं सीरा। सीरा क्या होता है? जहाँ शुगर इंडस्ट्रीज में, शुगर इंडस्ट्री यानी जहाँ पे चीनी मिल होता है, वहाँ पे चीनी निकलने के बाद कुछ सीरा टाइप की चीज निकलते हैं, जिसमें 60% आपके फर्मेंटेबल शुगर पाया जाता है। फर्मेंटेबल शुगर होते हैं। देखिए कितना परसेंट पाया जाता है? मोलेसेस यानी जो सीरा होता है, यह आपके पास डार्क, ये होता है डार्क ब्लैक मास होता है। ठीक है, डार्क कलर का ब्लैक मास होता है मोलेसेस। जब आप गन्ने के मिल में या चीनी मिल में जब पहुंचते हैं तो उस समय जब चीनी निकल जाता है तो उस समय सीरा निकलता है, जो आपके डार्क कलर का डार्क ब्लैक कलर का मास होता है, जिसमें 60% कम से कम आपके फर्मेंटेबल शुगर होते हैं। इसमें शुगर है जिसको फर्मेंटेशन किया जा सकता है, वो 60% है। लेकिन अब एक बात आती है कि यहाँ से शुगर को हम अलग क्यों नहीं करते? फिर शुगर को यहाँ से अलग करना प्रॉफिटेबल नहीं होता है। प्रॉफिटेबल का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट नहीं होता है। यहाँ से शुगर अलग करने का मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, जिसकी वजह से इसको अलग करना और ना करना बराबर है। इसीलिए इसको अलग नहीं किया जाता, तो इसको एज ए शीरा अलग कर दिया जाता। अब इसी में से हम क्या करते हैं? अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं, जो ये 60%। लेकिन इस 60% में हम क्या करते हैं? इसको डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने के बाद इसको कम से कम 10% में ले आते हैं। 10% ले आते हैं। जो मोलेसिस होता है उसको सबसे पहले वाटर से डाइल्यूट करेंगे, और वाटर से डाइल्यूट करके, यानी जो आपके पास ये होता है मोलेसिस होता है, इसको हम डाइल्यूट करेंगे। और डाइल्यूट करने के बाद इसमें जो आपके शुगर का परसेंटेज है वो कम से कम 10% रह जाए, यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ तक डाइल्यूट करते हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, और जब ये डाइल्यूट कर लेते हैं, यानी कंसंट्रेशन इसका कितना हो जाता है? शुगर का 10% हो जाता है, उस समय इसमें अमोनियम साल्ट्स मिलाते हैं। अमोनियम साल्ट्स, अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है और अमोनियम फास्फेट भी हो सकता है। ये 10% जो आपके लिक्विड होते हैं, इसमें NH4 का होल टॉइस SO4 भी हो सकता है, अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है, और करके NH4 का होल थ्राइस PO4 अमोनियम फास्फेट। ये दो चीज मिला देते हैं। मिलाने के बाद ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। जब लिक्विड स्टेट में आ जाता है, एक डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाता है, तो इसको एसिडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? एसिडिफाई। एसिडिफाई किससे करते हैं? इसमें डाइल्यूट H2SO4 मिला देते हैं। डाइल्यूट H2SO4 क्यों मिलाते हैं? क्योंकि कुछ अनवांटेड आपके पास बैक्टीरिया होता है, तो ये इसलिए मिलाते हैं टू चेक द अनवांटेड बैक्टीरिया, टू चेक द ग्रोथ ऑफ, यहाँ पे एक चीज लिखी है, सॉरी आप लिखिए चीज को सीधा, टू चेक द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया। अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रोथ ना कर जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको एसिडिफाई करते हैं। और जैसे एसिडिफाई करते हैं, एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास H2SO4 है, ये एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्सेस हो जाएगा तो ये हैम्पर कर देगा ग्रोथ ऑफ एंजाइम, एंजाइम के ग्रोथ को फिर ये रोक देगा। ठीक है, ये क्या कर देगा? अगर ये एक्सेस हो जाए डाइल्यूट H2SO4, तो जो एंजाइम है उसके ग्रोथ को ये रोक देगा। इसीलिए ये कम अमाउंट में मिलाना चाहिए, खाली किस लिए? कि जो आपके पास अनवांटेड, जिस बैक्टीरिया की जरूरत नहीं, अगर वो बैक्टीरिया ग्रोथ ना कर पाए, इसीलिए हम डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम शुरू से इसमें बताने की कोशिश करेंगे। फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन के लिए ये ओल्ड प्रोसेस है, पास्चर ने इसके लिए आपको एंजाइम चाहिए होगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे आती है कि एंजाइम को पास्चर ने बोला था ये लिविंग स्पीसीज है, जबकि बुचनर ने बोला था ये नॉन लिविंग स्पीसीज है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलेंगे, ये बहुत ही ओल्ड प्रोसेस है। जब फर्मेंटेशन करके कार्बोहाइड्रेट्स का निकालते हैं, मोलेसिस से, ग्रेप्स से, बीट से, इसेट्रा से। मोलेसिस क्या होता है? ग्रेप्स तो जानते हैं, बीट्स क्या होता है? मोलेसिस नहीं जानते थे, जिसको लिखा है सिरा होता है। सिरा क्या चीज होता है?
फिर आप जब शुगर इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे शुगर निकलने के बाद ब्लैक और डार्क कलर का मास निकलता है जो सिरप टाइप का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिरप बोलते हैं। उसमें कम से कम 60% फर्मेंटेबल शुगर होता है, यानी इसको फर्मेंटेशन किया जा सकता है, इतना 60% होता है। इस 60% फर्मेंटेबल जो शुगर आपके होते हैं इस सिरे में, इस सिरे को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करके इसको किस में लाते हैं, 10% डाइल्यूशन जब इसका हो जाता है, शुगर का परसेंटेज कितना हो जाए 10%, तो उसमें हम अमोनियम के कुछ साल्ट्स मिलाते हैं। अमोनियम साल्ट्स आपके अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है, अमोनियम फास्फेट भी हो सकता है, ठीक है। ये साल्ट मिला देते हैं। मिलाने के बाद इसको एसिडिफाई करते हैं, इस सोल्यूशन को एसिडिफाई करते हैं, इसके लिए डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं। और डाइल्यूट H2SO4 इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जो अनवांटेड बैक्टीरिया वो ग्रोथ ना कर पाए इसलिए, लेकिन एक्सेस अमाउंट में नहीं मिलाना। एक्सेस अमाउंट में क्यों नहीं मिलाना है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में अगर मिलाएंगे तो जो एंजाइम की ग्रोथ है उसको हैम्पर कर देगा, यानी एंजाइम की ग्रोथ को भी ये रोक देगा, एंजाइम की ग्रोथ को ना रोक पाए, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसको कर लेते हैं तो इसमें ईस्ट ऐड कर देते हैं। जब इतना प्रोसेस हो जाता है इसके बाद इसमें ईस्ट ऐड कर देते हैं। ईस्ट जब इस सोल्यूशन में मिलाते हैं तो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए ईस्ट मिलाने के बाद, ठीक है। और कुछ दिनों के लिए इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। छोड़ देने पर जो एंजाइम होता है ईस्ट में वो आपके क्या होता है, इन्वर्टेज एंड जाइमेज होता है। इस ईस्ट में कौन सा होता है, दो तरीके के एंजाइम्स होते हैं, इन्वर्टेज एंड जाइमेज, ओके। इन्वर्टेज और जाइमेज होता है जो आपके यहाँ से शुगर निकलता है, यानी सुक्रोज के फॉर्म में उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टेज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और उसके बाद ग्लूकोज फिर जाइमेज के प्रेजेंस में आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस देखने के लिए छोटा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा रिएक्शन कैसे होता है। यानी कहने का मतलब इतना प्रोसेस होने के बाद, एसिडिफाई करने के बाद उसमें हम क्या मिला देते हैं, ईस्ट मिला देते हैं। टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और 30 डिग्री सेल्सियस रखने के बाद कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। इस ईस्ट में आपके पास दो होते हैं, एक इन्वर्टेज होता है और एक जाइमेज होता है, ठीक है। इन्वर्टेज और जाइमेज, देखिए स्पेलिंग में तो ऐसे मिस्टेक हो सकता है, इन्वर्टेज और जाइमेज। इन्वर्टेज और जाइमेज का काम क्या होता है, इन्वर्टेज जो आपके पास सुक्रोज होता है, सुक्रोज C12H22O11, इसमें आप सबसे पहले जो इन्वर्टेज होता है वो इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक आपका ग्लूकोज और दूसरा आपका फ्रक्टोज, ओके। फिर जो आपके पास ग्लूकोज होता है, ओके, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जो आपके पास ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में, जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है एथिल अल्कोहल में, C2H5OH प्लस CO2, इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए और 2 2 4 और 2 6, तो आपके पास 6 कार्बन है, बैलेंस हो गया सारा चीज, ठीक है, ओके। ग्लूकोज, तो आपने देखा कि जाइमेज के प्रेजेंस में कैसे हमारा एथिल अल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल, ओके। तो ये एथिल अल्कोहल बनाने का सबसे ओल्ड प्रोसेस है। किससे बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से बना रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपने कहाँ से लिया, कार्बोहाइड्रेट जो हमारा शुगर होता है आपने देखा, उसको कन्वर्ट करके शुगर को इसमें कन्वर्ट के लिए, लेकिन इसके लिए प्रोसेस है, कहाँ से आप करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारे पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए। अब यहाँ पे जो हमारा एथिल अल्कोहल फाइंड होता है, इसका जो परसेंटेज होता है ये 8 to 10% होता है। इसमें कितना होता है, 8 to 10%। ये जो एथिल अल्कोहल होता है ये 8 से लेकर के 10% होता है। 8 to 10% जो होता है इसको वाश के नाम से जाना जाता है, WASH। इसको उस समय किस नाम से जानते हैं, वाश के नाम से जानते हैं। इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब आप इसका करते हैं तो ये आपके परसेंटेज इसका बढ़ जाता है 95%, कम से कम आपके 95% C2H5OH प्राप्त होता है, जिसको रेक्टिफाइड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रेक्टिफाइड
रेक्टिफाइड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। रेक्टिफाइड स्प्रिट जब बन जाता है उसके बाद 100% एथिल अल्कोहल बनाने के लिए हम इसमें एजियोट्रॉपिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस करते हैं या एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशंस करते हैं, जिससे आपका 100% एथिल अल्कोहल बन जाता है। जब 100% एथिल अल्कोहल बन जाता है उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब इस प्रोसेस से हमें 8 to 10% क्या मिलता है, एथिल अल्कोहल मिलता है, जिसे वाश के नाम से जानते हैं। इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें 95% क्या मिलता है, C2H5OH मिलता है, जिसको रेक्टिफाइड स्प्रिट के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज रेक्टिफाइड स्प्रिट, तो आपको बताना होगा रेक्टिफाइड स्प्रिट 95% एथिल अल्कोहल इज नोन एज रेक्टिफाइड स्प्रिट, यानी 5% आपका उसमें वाटर होता है। ये प्रोसेस हुआ पूरा आपके इससे। तो आपने देखा कि कैसे कैसे इसको अलग करने का तरीका और किस तरीके से हम इसको डिस्टिलेशन के माध्यम से 100% एथिल अल्कोहल बनाए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा है। अगर ये चीज़ समझ में आ रहा था तो स्टार्च से बनाने का भी एक छोटा सा तरीका आपको आगे बता देते, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च से। तो ये पूरा प्रिपरेशन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्टार्च भी आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अब स्टार्च कहाँ मिलेगा, जिसे मेज होता है, बार्ली होता है, जिसे जौ के नाम से जानते हैं आप लोग, ओके, पोटेटोज होता है, राइस होता है, ये सब। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एथेनॉल फ्रॉम, अभी तक जो पढ़ा था वो एथेनॉल फ्रॉम शुगर पढ़ा था, मोलेसिस से। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एथेनॉल फ्रॉम स्टार्च, ठीक है। ये कुछ लॉन्ग प्रोसेस, स्टार्च क्यों लॉन्ग प्रोसेस है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ओके, क्यों ये लॉन्ग प्रोसेस है इस बारे में समझिए। तो सबसे पहले स्टार्च हमारा आएगा कहाँ से, स्टार्च आपके पास आएगा मेज से, मेज, ओके, उसके बाद पोटैटोज, ओके, उसके बाद आपके पास बार्ली, ओके, ये चीज हो गया, मेज हो गया, पोटैटोज हो गया, बार्ली हो गया, राइस हो गया, ओके, ETC, ये आपके स्टार्च गिविंग फूड है। ये क्या देगा, आपका स्टार्च देगा। इसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, स्टार्च के साथ में पाया जाता है। आइए आप समझने की कोशिश करते हैं इससे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात, जो स्टार्ची कंपाउंड है, स्टार्ची कंपाउंड मीन्स ये सब, इसमें से कोई भी बार्ली हो या मेज हो या कुछ भी पोटैटोज हो, इसको कम से कम 140 से 150 डिग्री सेल्सियस पे, 140 से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस, ओके, इतने पे स्टीम देते हैं इसमें, यानी इसका भाप देते हैं। भाप देने के बाद हम क्या करते हैं, इसको जब भाप देते हैं और प्रेशराइज करते हैं तो इसमें से आपके स्टार्च लाइब्रेट होता है, स्टार्च लाइब्रेटेड, ओके, एट दिस टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर स्टार्च आपका लाइब्रेट होता है। जो स्टार्च आपका लाइब्रेट होता है सब्सटेंस से, उस सॉल्यूशंस को मैश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक सॉल्यूशन होता है जिसे मैश के नाम से जाना जाता है, MASH, मैश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैश जिसे आप दलिया बोलते हैं, दलिया भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये आपके पास स्टार्च गिविंग फूड है, इसको 140 से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस तक स्टीम आउट करते। जब स्टीम आउट करते तो आपके पास स्टार्च लाइब्रेटेड होता है, स्टार्च लाइब्रेटेड होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मैश के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस मैश को माल्टोज में कन्वर्ट करना होता है, इस मैश को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए इसको माल्ट में मिलाते हैं। अब बात आती है कि ये माल्ट क्या होता है, ओके, MALT, यानी मेज को किस में चेंज करना है, माल्टोज में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, माल्ट चाहिए। अब माल्ट क्या होता है ये जानने की जरूरत होती है, ठीक है। माल्ट में एक्चुअल में आपके पास क्या होता है, इसमें जो है डाइस्टेज होता है, इसमें एक एंजाइम होता है माल्ट में, डाइस्टेज, ओके। डाइस्टेज क्या करता है, मास को आपके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डाइस्टेज चाहिए। डाइस्टेज कहाँ से आएगा, माल्ट से आएगा। समझ में आ रहा है। अब माल्ट हम कैसे करेंगे, माल्ट कहाँ से आता है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप क्या करिए, बार्ली, बार्ली,
जौ जिसे बोलते हैं, ओके, शायद जौ बोलते हैं बार्ली को, ओके। इस बार्ली को आप क्या करिए, स्टीप्ड कर दीजिए, स्टीप्ड इन वाटर। स्टीप्ड इन वाटर मतलब वाटर में इसको भिगो दीजिए, वाटर में इसको भिगो दीजिए। इसके लिए टेम्परेचर कम से कम 283 से लेकर के 286 केल्विन टेम्परेचर दे करके कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए इसको क्या कर दीजिए, भिगो दीजिए, यानी कम से कम 2 दिन के लिए इसको वाटर में भिगो दीजिए बार्ली को। जब भिगो देते हैं तो कुछ देर बाद इसके टेम्परेचर को वो करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। 283 से लेकर 286 केल्विन तक आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। जब ये टेम्परेचर दे लेंगे तो कुछ दिन 2 दिन के बाद इसको क्या करिए, निकाल लीजिए और निकाल करके इसको डार्क में रखिए। और जब डार्क में रखते हैं तो उस समय इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए उसको भी मेंटेन करेंगे, 288 करेंगे। उस समय टेम्परेचर क्या करेंगे, 288। 2 दिन बाद जब इसको निकालेंगे तो डार्क में ले जाएंगे और डार्क यानी अंधेरे में रखेंगे, और जहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 288 केल्विन होना चाहिए। इसके बाद इसको हीट देंगे, और हीट देने के बाद इसका जो हीट देंगे वो टेम्परेचर आपका कम से कम होना चाहिए 335 केल्विन होना चाहिए। जब 335 केल्विन आपका हो जाता है तो उस समय जर्मिनेशन जो इसमें होने लगता है, नहीं इसमें जो जर्म होने लगता है, यानी अंकुरित होने लगता है, वो अंकुरित इसका रुक जाता है, अंकुरित रुक जाता है और ये ड्राई हो जाता है। क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। और जो ड्राई हो जाता है आपको, यही आपका क्या कहलाता है, माल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, माल्ट कहलाता है। तो माल्ट बनाने का एक तरीका फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। माल्ट बनाने के लिए माल्ट क्यों चाहिए, मैश को माल्टोज में कन्वर्ट करना है, जिसमें माल्ट इससे चाहिए। तो माल्ट में क्या होता है, डाइस्टेज होता है जो कन्वर्ट करता है मैश को माल्टोज में। अब जो बार्ली होता है उसको स्टीप्ड इन वाटर कर दीजिए, और इसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करिए 283 से लेके 286 केल्विन तक। और जब इसको 2 दिन तक 2 डेज के लिए आप क्या करिए, भिगो के रख दीजिए पानी में, ठीक है। जैसे ही भिगो के रखेंगे उसके बाद इसको निकाल लीजिए, निकालने के बाद टेम्परेचर इतना कर दीजिए, डार्क में रखिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा हीट दीजिए, हीट देने के बाद ये ड्राई हो जाएगा, और इसमें जो जर्मिनेशन हो रहा था, यानी जो अंकुरित हो रहा था, वो होना बंद हो जाएगा। जो बंद हो जाएगा इसी को क्या बोलते हैं, माल्ट बोलते हैं। क्लियर, इतनी सी चीज आ गया। माल्ट का काम क्या होता है ये चीज जानना है। माल्ट में आपके पास डाइस्टेज होता है, बात मैंने किया था, जो कन्वर्ट करता है स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ओके, आइए थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है, समझने की कोशिश करते हैं। जो स्टार्च आपके पास C6H10O5, ये स्टार्च का फार्मूला, लेकिन स्टार्च आपके चैन के फॉर्म में होते तो N मॉलिक्यूल लेंगे और वाटर इसके लिए चाहिए, ठीक है। जब वाटर इसके लिए चाहिए और आपके पास डाइस्टेज चाहिए, जो आपने बनाया डाइस्टेज, वो कहाँ से आपने बनाया, बार्ली से बनाया, माल्ट बनाया, माल्ट में मिल रहा है, ये कन्वर्ट कर देता है C12H22 वो 11 में, जो आपका माल्टोज होता है। क्या होता है ये, माल्टोज। ओके, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 2 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। 2 से मल्टीपल 5 2 10 हो गया, 10 1 11 हो गया 2 10 2 12 20 22, ओके, बराबर है, ठीक है। माल्टोज। अब जो आपके पास माल्टोज होता है इसमें हम ईस्ट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, ईस्ट इसमें मिलाएंगे। जब आप इसमें ईस्ट मिलाएंगे इस माल्टोज में, तो ईस्ट जो है इसमें जाइमेज होता है, फिर से माल्टेज भी होता है, माल्टेज भी होता है और जाइमेज। माल्टेज क्या करता है, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसको इसमें सबसे पहले इसमें आता है माल्टेज, और माल्टेज किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, C6H12O6। C6H12O6 के 2 मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो फाइनली हम क्या लाते हैं, जाइमेज लाते हैं, जाइमेज। जाइमेज लाएंगे तो फिर ये किस में करना, C2H5OH प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से आपका इस तरीके से बन जाएगा। बैलेंस करना है, 2 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। 2 to the 4 to 6 आपका एथिल अल्कोहल, ओके। और एथिल अल्कोहल को फिर से आपको क्या करना है, एथिल अल्कोहल को फिर से आपको वही प्रोसेस है, 8 to 10% यहाँ पे भी आपके बनेंगे, और जब 8 से 10% बनेंगे
तो आप इसको किस नाम से जानेंगे, वाश के नाम से जानेंगे। और इसको रेक्टिफाइड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। तो एक भाप आश्वन विधि जिसे बोलते हैं, और उस आश्वन विधि द्वारा आप क्या करेंगे, 90% एथिल अल्कोहल बनाएंगे। 90% जो एथिल अल्कोहल होता है वो आपका क्या होता है, रेक्टिफाइड अल्कोहल होता है। और रेक्टिफाइड अल्कोहल को 100% बनाने के लिए आप एजियोट्रॉपिक फ्रैक्शनल करेंगे, और एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है उसके तहत 100% एथिल अल्कोहल बनता है। 100% एथिल अल्कोहल को आप क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।